वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो वी आर बैक विद आवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। पार्ट 2 हमारा है ये। पार्ट 1 अपलोडेड है, आई टैब पर लिंक आ गई होगी अभी तक, तो आप उसको जाके देखिए। क्या डिस्कस करेंगे, बचे हुए टॉपिक करेंगे एंड आई थिंक इसमें मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह जो है वो बढ़िया सा जो टॉपिक है हमारे पास वो सारे डिस्कस यहाँ पर हो जाएंगे और मजा आपको जरूर आएगा। काफी अच्छा ही लेक्चर रहेगा। स्टार्ट करनी है हमें गिब्स फ्री एनर्जी से, देन आगे ऐसे ही कंटिन्यू हम करेंगे। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट लॉ नहीं देखा है तो यार आप लोग क्या कर रहे हैं, जाके जल्दी से जल्द देखिए फर्स्ट लॉ। बढ़िया वीडियो। और यार दोस्तों के साथ जरा शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए यार अपनी फ्रीक्वेंसी भी। जब वीडियोस की मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, तो आप लोग भी शेयरिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। पूरे डीयू में सभी कॉलेजेस में यार आपका फर्ज होना चाहिए पहुंचाना। अनऑफिशियल ग्रुप्स पर डालिए, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता रहता हूँ यार, अनऑफिशियल ग्रुप्स पर डालिए। सबसे बोलिए कि पढ़ाई लिखाई करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मतलब मोटिवेशन मिले और ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने की। तो पीवाईक्यू वाली वीडियोस पता ही आपको, इन सभी के बाद वही आएंगी, तो वन शॉट के बाद वही आएंगी। तो ऑलमोस्ट हमारे पास थर्ड लॉ और इसके बाद एक और वीडियो आएगी फिजिकल केमिस्ट्री की, और एक हमारे पास आएगी दैट इज ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले की। तो आई थिंक 3 वीडियोस टोटल हमारे पास रह गई हैं। इस वीडियो के बाद सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, वन शॉट का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा हमारे पास। तो जल्द से जल्द आई थिंक इसी वीक में जैसे जैसे जल्द से जल्द टाइम मिलेगा वैसे वैसे आई विल ट्राई टू अपलोड। और कोशिश यही है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे में इसको निपटा के फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, पीवाईक्यूज के लिए थोड़ा सा टाइम लिया जाए, देन फिर बढ़िया से मई में अपने आएंगे पीवाईक्यूज के साथ। तो यार आप लोग जाके बेसिक कंसेप्ट वाला भी लेक्चर देख लीजिएगा, वो फर्स्ट लेक्चर था, वही से बेसिक आपको आएंगे, आधे घंटे की बात है, कोई ऐसा नहीं है। तो बाकी हमारे पास इनऑर्गेनिक तो हो ही गई है कंप्लीट, जाके देख लीजिएगा। आई टैब पर आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, और बाकी आपको जो है वो पता ही है, यूट्यूब चैनल कोई ज्यादा बहुत बड़ा तो है नहीं, प्ले लिस्ट बना रखी है सेम टू वगैरह के नाम से, तो जाके आप उसको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना लेक्चर, गिब्स फ्री एनर्जी। ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर मैं जो है एक सिस्टम बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे पास पिस्टन है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है एट नॉर्मल कंडीशन। इन्होंने कुछ प्रेशर लगा रखा होगा, बाहर से कुछ प्रेशर होगा, नॉर्मली ये होंगे। अब मुझे बताइए, इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी होगी, हाँ। उस एनर्जी को मैं बोल देता हूँ जीवन। कुछ फ्री एनर्जी होगी जो इन मॉलिक्यूल्स के पास इनके मोशन में मदद करेगी। अब क्या कर रहा हूं, मैं आया, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा चुल थी, आपको पता होगा सब चुलबुले इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं आगे। मैं आया भाई, मैंने पिस्टन को पकड़ा, फौरन आके दबा दिया और यूं हाथ रख लिया इस पे कि अब करो। अब मुझे खुद ही सोच के बताइए, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, यहाँ सब दिख रहा है, उनकी एनर्जी कुछ मैं सपोज कर रहा हूँ G2। क्या वो एनर्जी बढ़ी है या घटी है? सर ऑब्वियसली वो एनर्जी बढ़ गई। क्या ये बात सबको समझ में? ये पहले कुछ फ्री एनर्जी थी, अब फ्री एनर्जी हो गई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस प्रोसेस को आप भूल जाइए। अब इस प्रोसेस को भूल जाइए कि मैंने आके पिस्टन करा। अब मुझे बताइए, जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया, जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा, क्या ये पिस्टन दौड़ के पीछे आएगा या नहीं? बोलिए ये। जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया इस पिस्टन पे से, क्या ये वापस पीछे यहां आना चाहेगा? यानी बिल्कुल आना चाहेगा। मुझे बताइए, ये प्रोसेस जो है पिस्टन का पीछे आना खुद हुआ है या किसी ने करा है? खुद हुआ है। दो बातें सुन लिए, एक कि क्या हुआ है, पिस्टन जो है वो पीछे आ गया। पीछे कैसे आया? खुद आया, किसी ने करा है? सर खुद ही आया है, गैस मॉलिक्यूल्स ने करा है, ठीक है, इनिशियली। अब मुझे बताइए ध्यान से, इनिशियल स्टेट ये है मेरी, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। इनिशियल एनर्जी क्या है? कुछ G2 है। फाइनल एनर्जी क्या है? कुछ G1 है। मुझे बताइए, G1 बड़ी है या G2? सर हमारी इनिशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा है, G2 बड़ी है। सब बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ। तो G2 जो है वो ज्यादा है। अब मुझे बताइए, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? डेल्टा जी मतलब सर चेंज इन जो भी फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो G1 माइनस G2 होगा या नहीं? सबसे पहली बात मुझे बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से देखिएगा, समझिए, मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूँ, बट समझिए कि यहाँ पे फाइनल क्या है? G1 है, इनिशियल क्या है? G2 है। मुझे बताइए, ये चीज नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? सर डेल्टा जी आपका आएगा नेगेटिव। तो क्या मतलब हुआ, जो फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव आया, मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। ये बात समझ में आई? अब सोच के बताइए, सिस्टम ने जो एनर्जी कम करी है कैसे करी है? क्या ये वर्क डन करके करी है या नहीं? क्या यहाँ पर एक्सपेंशन हुई है या नहीं? क्या यहाँ वर्क हुआ या नहीं? सर हुआ। तो इसका मतलब कुछ फ्री एनर्जी थी इस सिस्टम के पास, इसने कुछ वर्क करा और उस फ्री एनर्जी को कम कर दिया या नहीं? बोलिए ये सुन। तो यहां पर क्या हुआ है, कुछ फ्री एनर्जी थी जो कन्वर्ट हो गई किसमें? यूजफुल वर्क में। दिस इज कॉल्ड आउट, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। द फ्री एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ये होती है हमारी गिव्स फ्री एनर्जी। अब मुझे सोच के बताइए, डेल्टा जी नेगेटिव आया, तो मैंने बोला था ये खुद हुआ है या आपने करा है? आपने कहा सर पिस्टन पीछे जो आया ना वो खुद हुआ है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन? सर रिएक्शन यहाँ पर जो है, जो भी प्रोसेस हुआ है वो स्पॉन्टेनियस हुआ है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपका डेल्टा जी आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। समझ आया? बोलिए।
ये सर बेहतरीन तरीके से समझ आई। अब इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, उल्टा क्या था, मैं आया, मैंने पिस्टन दबाया, वो खुद हुआ है या किसी ने करा है? सर आपने करा है। अगर मैंने करा है तो वो क्या स्पॉन्टेनियस होगा? नो सर, खुद नहीं हुआ, आपने उसको करा। आप जब तक आगे लेके जाते रहेंगे तब तक ये पिस्टन जाएगा, आपने जैसे हटा दिया वो हट गया, तो रिएक्शन क्या है, वो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है, और उस केस में डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा या नहीं, मुझे ये बता दीजिए। उस केस में इनिशियल ये हो जाएगा और फाइनल कंडीशन ये हो जाएगी, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं आऊंगा पिस्टन को दबाऊंगा। आई होप ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। यही डेल्टा जी का जो फील है, जो आपको बस ले रहा था। बाकी सारी जो है अब हमें डेफिनेशन वाली बात करनी है, क्योंकि हमें हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी पढ़नी है। तो यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है क्या होता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है। ये क्या करता है, मेजर करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। तो डब्ल्यू मैक्स लिख देता हूँ बस खाली। और इसकी कंडीशन ये है, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम एट टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा तब। ये बस इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। This is the maximum amount of work that can be extracted from a system when the pressure is constant and temperature is constant. ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि G आपका इक्वल होता है H माइनस टी एस। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। डी G, ये हमारे पास इक्वेशन होते हैं, 3-4 इक्वेशन आई थिंक हमने सेकंड से ही पढ़ लेते आ रहे हैं उसमें, सेकंड यूनिट से। तो यहाँ पर आपको ये चीज तो पता ही होगी, एक यू की होता है, H का होता है और A का होता है। यही 2-3 है, यू का नहीं होता सॉरी, एच जी ए डब्ल्यू, ये 3-4 फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने जो है एक ले लिया है जी वन इज इक्वल टू एच वन माइनस टी एस वन और जी टू इज इक्वल टू एच टू माइनस टी एस टू। ये करा, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करा और यहाँ पे एक बस डेल्टा जी का फॉर्मूला ये वाला डिराइव कर लिया, कुछ ज्यादा नहीं करा। नाउ अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी कर रहे हैं मशक्कत, क्या करा, डेल्टा एच को जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा, लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। अब डेल्टा एच आप देख सकते हैं क्या है, ये आपका है। तो डेल्टा ए कहां से है, इसकी अभी अभी जस्ट बात करेंगे, इसको थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, ये वाले स्टेप को अभी थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, अभी इसकी भी बात करेंगे। नाउ नेटवर्क ये हमारे पास होता है डेल्टा जी। अब यहाँ पे क्या है, मेजर ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारे पास होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, गिव्स फ्री एनर्जी और मेयरली फ्री एनर्जी। क्या ये मेजर ऑफ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, कितनी फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, इसके बारे में आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं तो एच मैंने ये बता दिया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एच की वैल्यू मैंने यू प्लस पीवी लिख दी है, आप सभी को पता होना चाहिए एच इक्वल होता है यू प्लस पीवी के। ठीक है, क्या कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जस्ट वैल्यू पुट करी। अब क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो जहां जहां भी वो है जी, उसमें डी लगा दूंगा, यहाँ डी। यहाँ पे क्या करूंगा, एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट मारा, दूसरे को कांस्टेंट 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 रखा, पहले को डिफरेंशिएट मारा, सिंपल ये करा। फिर ये लिख दिया, समझ में आया इतना, कोई दिक्कत नो सर। अब क्या करना है, अब यहाँ पे डी क्यू का किसके इक्वल होता है, डी डब्ल्यू माइनस डी यू माइनस डी डब्ल्यू का पता है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। यस सर बिल्कुल पता है। अब क्या करा है, यहाँ पे डी डब्ल्यू को लिख दिया, पीडीवी लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और एक चीज, एंट्रोपी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या इसकी इक्वल होती है, तो डी क्यू को मैं टीडीएस लिख सकता हूँ, हाँ सर। तो टीडीएस किसके इक्वल है, डी यू प्लस पीडीवी के। तो क्या यहाँ पे आपको डी यू प्लस पीडीवी दिख रहा है, यस सर बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। तो उसकी जगह आप क्या लिख देंगे सर, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या, टीडीएस। और टीडीएस से ये टीडीएस कैंसिल, तो आपका टीडीएस टोटल डिजोल्व सॉल्ट जो है वो कैंसिल हो गया। या फिर आप टीडीएस है टैक्स डिडक्शन एट सर्विस, जो बोलना चाहे बोल लीजिए, दोनों ही चीजें नहीं है। आपका टीडीएस क्या, टेम्परेचर, एंड डीएस इज द स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनली डीजी का ये इक्वेशन, क्या ये आपको समझ में आई या नहीं? सर बिल्कुल आराम से आ गए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक अब इससे जो आगे करने वाले हैं वो मैक्सवेल की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो वहां पर भी पहुंचेंगे। बट पहले ये समझिए यहाँ हुआ क्या है। क्या ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई ना, डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गई ना, एग्जाम में आपको ज्यादा याद करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये वो करूंगा रिकमेंड, टाइम आपके पास मतलब इतना भी कम नहीं होता कि आप जो है इक्वेशन को साथ डिराइव नहीं कर पाए, आराम से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। क्या हुआ है, एच माइनस टी एस यू प्लस पीवी लिख दिया, डिफरेंशिएट मारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब आप बस देखते जाएंगे ना आराम से। आप इसको अगर याद भी नहीं करेंगे ना, वीडीपी माइनस एसडीटी होता है, तब भी आपको जो है वो डिराइव आप आराम से कर लेंगे इस इक्वेशन से, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं आने वाली। तो इसको जो है ज्यादा लोड नहीं लेना है याद करने को, आप सिंपल जो ध्यान रखना, तभी मैं डेरिवेशन भी बता रहा हूँ, ताकि आपको जो याद करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। अगर बाई चांस, वैसे आई डोंट थिंक इसकी डेरिवेशन आएगी नहीं, बट याद करने में जो है ना बहुत आसानी रहेगी। आप जो है डेरिवेशन से जाइएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे कुछ हम जो है वो कंडीशंस लगा रहे हैं। क्या कंडीशन लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूँ, तो मतलब सर डीपी जीरो हो गया, तो डेल जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी जी क्या इक्वल आ गया मेरा माइनस एस डी टी के, हाँ सर आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि कंडीशन हमारी कांस्टेंट प्रेशर की थी, तो आप पहला एक रिलेशन देख सकते हैं, दैट इज डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस एस के इक्वल। दूसरी कंडीशन लगाइए, अब dt को जीरो करिए और आपको ये मिल जाता। तो ये आपको दो इक्वेशंस, आप समझिए दो रिलेशंस मिले, जिनकी हम बात आगे भी करेंगे मैक्सवेल वाले पार्ट में। देन यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, अगर हमारे पास जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हमें दिखाया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे
दिखाया है, एक और जरा बेसिकली हमसे फॉर्मूला निकलवा रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें पता है VdP के इक्वल होता है, और अगर यहाँ पे आइडियल गैस की बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT लगा दीजिए फॉर्मूला, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किस तक पहुंचेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 के इक्वल होगा, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना बॉयल्स लॉ। तो सिंपल सी डेरिवेशन है, कोई इसमें ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करवाएं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो यू कैन डू दिस एज वेल। और अगर एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं तो क्या करना है, तो सर आपको जो है वो इस वाले फॉर्मूले से जाना है, दैट इज dg इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस dt। इस बात का रखिएगा ध्यान। और एंट्रोपी चेंज के हमने बहुत सारे तरीके देख रखे, तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज आपको दे रखा होगा, एंट्रोपी आप निकाल सकते हैं जो जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं। जो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक में हमने पढ़े रखा है, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला था, तो उस फॉर्मूले के थ्रू आप आराम से आंसर तक जा सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। नेक्स्ट बात करूं मैं हेल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास मैक्सिमम वर्क ही है कहीं ना कहीं, आप समझ लीजिए, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम। यहाँ पे जो है वो एट टी और वी कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखते हैं, इसी वजह से इसकी थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंस कम हो जाती है एज कम्पेयर टू गिब्स एनर्जी, बिकॉज मैक्सिमम चीज है जो हम कर रहे होते हैं वो प्रेशर कांस्टेंट की कंडीशन में कर रहे होते हैं, यहाँ पर इतने में नहीं कर रहे। एच हमारे पास को एच से नहीं सर, इसको ए से डिनोट करते हैं, एफ से भी कोई करता है कोई ए से, और ये इक्वल होती है यू माइनस टी एस के, ठीक है। सर टी क्यों आया, क्योंकि यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर होती है, क्योंकि उसमें एंथैल्पी आती है, और एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी चेंज होती है, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, टेम्परेचर दोनों में कॉमन है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे वही सिंपल सा आपका डेल्टा जो है, क्या क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा ए आप निकाल लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी, सिंपल सा है, मतलब ये दो इक्वेशन बना के आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय, ठीक है। अगर मैं किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो ये इसके इक्वल होता है, हाँ। तो क्या यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू दिस, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सिमिलरली आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और आप देख सकते हैं वर्क, रिवर्सिबल वर्क किसके इक्वल है, इस दैट इज डेल्टा यू माइनस दिस। तो यहाँ पर आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा है इज इक्वल्स टू वर्क रिवर्सिबल। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई या नहीं, बोलिए सर, ये अच्छे से हमें समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, वर्क निकाल लिया है, ठीक है, हाँ। तो ये हमारे पास आ गया है, कैरिड आउट रिवर्सिबली, जब रिवर्सिबल होगा तो W क्या कर रहा है, मैक्सिमम वर्क। सेम हमारे पास वही है जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी के केस में भी देखा था, यहाँ पर भी हम वही चीज देख रहे हैं। तो दिस इज आवर वर्क फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं, और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, तो एक को हम वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वो गिब्स फ्री एनर्जी है, या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन उसको शायद गिब्स फंक्शन भी बोलते हैं, बट वर्क फंक्शन वाला नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये हमने बात कर ली है अपनी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की। तो पीछे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे एक इक्वेशन थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेल्टा ए जो है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू ये होता है, तो हमने ये सारी इक्वेशन पुट करी, एंड देन फाइनली डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा ए के। तो हमने जो है यहाँ पर एक और फॉर्मूला निकाल लिया है अपना डेल्टा जी का इसकी टर्म्स में, और फाइनली डेल्टा ए हमने जस्ट देख लिया मैक्सिमम वर्क के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमने ये भी फॉर्मूला निकाल दिया। तो पी डेल्टा वी क्या है, वर्क डन ऑन एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पी। तो माइनस डेल्टा जी क्या देता है, गिव्स द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन अदर देन ड्यू टू चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो जो भी हमारे पास वर्क में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, जो भी हमारे पास वर्क में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, उसके अलावा जो वर्क में चेंज है वो हमारे पास देता है डेल्टा जी। ये कहने का मतलब है, बहुत ज्यादा समझने की हमें ऐसा जिसमें नीड नहीं है, नेटवर्क वगैरह आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर बात हुई। तो ये हमने बात कर ली गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की। अब आई थिंक वक्त आ गया है मैक्सवेल के रिलेशंस की तरफ बढ़ने का। अब देखते हैं अपने रिलेशंस इन थर्मोडायनामिक, जिसमें ही मैक्सवेल रिलेशन भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक इक्वेशन स्टेट भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है, हमारे पास कुछ होते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब जो वेरी करते हैं, जैसे कि पी वी टी तो होते हैं, साथ में हम एंट्रोपी को भी वेरिएबल में ही कंसिडर करते हैं। देन वी हैव सम टर्म्स विच आर एनर्जी की टर्म होती है, जिसको हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, या फिर एनर्जी टर्म्स वो हमारी होती हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये हमारे पास होती है। तो अब जो रिलेशंस की बात करनी है, वो सबसे पहले कुछ तो हमारे पास होते हैं दैट आर कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशंस, दे आर डायरेक्ट रिलेशंस, जैसे कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। देन वी हैव रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, इन सभी का आपस में रिलेशन जो है वही कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है मैक्सवेल लॉस को।
देन वी हैव रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल्स एंड वेरिएबल, एंड देन फाइनली वी हैव रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड पोटेंशियल। सर ये अलग बात है? यस सर, ये अलग, थोड़ी सी अलग बात है। देखिएगा आप, क्या आपको समझ में आएगा जब हम ये चीज करेंगे। तो ये हमें जो है वो 3-4 चीजें यहाँ पर देखनी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्ट रिलेशन से, जो कि सबसे ज्यादा आराम से ही इजी है, सभी को याद भी होगा। दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी या आरटी, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पीडीवी। बेसिकली ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो बाय डेफिनेशन होते हैं। ये आ गया, और आपका H इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी जैसे हो गया। ये बाय डेफिनेशन हमारे ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं दैट वी मस्ट मेमोराइज। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे आपका हो गया डी क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, देन डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बटे टी। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए। अब इसके बाद हमारे जो है वो कुछ रिलेशंस आते हैं, यहीं से हम निकाल लेते हैं रिलेशन, फिर उसी के बाद हमारे क्योंकि मैक्सवेल रिलेशंस आ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज बात करें डी यू की। क्या आप सभी को पता है डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू है, और डी क्यू को क्या मैं लिख सकता हूं एस डी टी? बताइए। यस सर, आप लिख सकते हैं एस डी टी, नहीं आप लिख सकते हैं टी डी एस। और वर्क डन को माइनस पी डी वी, यस सर माइनस पी डी वी। तो पहला आपका ये एक रिलेशन बना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इंटरनल एनर्जी को फंक्शन ऑफ एंट्रोपी और वॉल्यूम भी बोल सकता हूं। जैसा आपको याद होगा, इंटरनल एनर्जी को हम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम बोलते थे, बट ये भी बोल सकते हैं। करते इसलिए नहीं यहाँ पे क्योंकि बेसिकली एंट्रोपी कैलकुलेट करना, जहां पे एंट्रोपी आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। नेक्स्ट जरा बात करूं मैं, अगर एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी में, करिएगा जरा डिफरेंशिएट। तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी लिख दूं या नहीं? यस सर बिल्कुल लिख दीजिए। अब यहाँ पर डी यू की जगह मैं ऊपर से वैल्यू डाल रहा हूँ टी डी एस। यहाँ पर याद रख लिएगा, ये सारी चीजें आपको आसानी हो जाएगी। मतलब फिर आप डिराइव करके आराम से लिख सकते हैं, मतलब ज्यादा कोई लंबा चौड़ा टास्क नहीं होगा। बाकी याद करना भी मैं इसका ट्रिक होती है वो भी बता दूंगा, बट स्टिल मैं ये बेटर करूंगा कि आपको अगर ये डिराइव करना आ जाए तो बहुत आसान है। क्या ये आपको इजीली समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मतलब कोई भी नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि फर्स्ट वाला सभी को आ गया, सेकंड उसी के बाद आ जाएगा। अब निकाले तीसरा, तो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस है या नहीं? हाँ। तो अब जरा डिफरेंशिएट मारिए, डी एच माइनस टी डी एस प्लस एस डी टी होगा या नहीं? टी डी एस टी है ये, प्लस एस डी टी, ये होगा या नहीं? सर आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से माइनस आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था ना। हाँ ठीक है, तो बाहर माइनस था ना, तो ब्रैकेट में होगा तब ये प्लस होगा। तो अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पर ये माइनस। अब जरा ds की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, डी टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस क्या आएगा? अब ये दो टर्म बची, उड़ा दीजिए किसको, इसको इससे। तो dg आपका आपकी आंखों के सामने आ रहा है वी डी पी माइनस एच डी टी। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। a इज इक्वल टू यू माइनस टी एस है, सेम आ जाएगा आपका डी ए इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। डी यू की क्या निकाली थी मैंने वैल्यू? कहा है डी यू की वैल्यू? हाँ, टी डी एस माइनस पी डी वी। अब यहाँ पे माइनस टी डी एस तो एज इट इज आएगा, साथ में माइनस एस डी टी आ जाएगा, इससे ये गया। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं डी ए की वैल्यू जो है दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ पी डी वी और माइनस एच डी टी। क्या इसमें कोई डाउट है इन चार रिलेशंस में, जिनकी हम आगे भी बात अभी करेंगे? तो पहला आपका ये सिंपल सा रिलेशन, उसी से मैं डी एच पर पहुंचा, डी एच से मैं फिर पहुंचा डी जी पर, फिर डीजी से डीए पर। मतलब इनको याद करने की भी ऐसा नीड नहीं है, आप बहुत आराम से, मतलब ज्यादा ही आराम से इनको आराम से लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी एक पहला फॉर्मूला पता है तो। पहला पता है तो बाकी, और आपको ये इनडायरेक्ट रिलेशंस याद होना, ये यहाँ पर होगा। अब यहीं से हम जो जाते हैं दैट आर टुवर्ड्स मैक्सवेल रिलेशन की तरफ, यहीं से हम कहीं ना कहीं मूव करते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स पर। तो बेसिकली ये भी हम कहीं ना कहीं रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स की ही बात कर रहे थे। तो जैसा कि आपने देखा, क्या देखना चाहेंगे आप? कौन सी इक्वेशन से देखें? सो लेट अस हैव अ लुक, टी वी एस और पी एस वी वाली इक्वेशन, तो टी डी एस। तो अब जरा यहाँ पर देखिए, एक काम करिए, आप कांस्टेंट करिए। किसको कांस्टेंट करना चाहेंगे आप? मानिए कांस्टेंट यहाँ पर, अच्छा इससे मैं एक चीज पहले सिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी है, यही है। क्या ये आपको ऐसी फॉर्म नहीं दिख रही जो आपने फर्स्ट वाले यूनिट में पढ़ी थी? डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। हाँ सर दिख तो रही है। और आपको ये भी याद होगा फिर, डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इक्वल आता है डेल एन बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई के। बोलिए यस और नो? यस सर, बेहतरीन तरीके से। जिसको ये याद है आराम से यहाँ पे वो एक रिलेशन बनाएगा। मतलब क्या है सर? मतलब ये, इसको मारिए डिफरेंशिएट,
इसके रिस्पेक्ट में पार्शली इसको कांस्टेंट रखे, वो बराबर हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे इसके रिस्पेक्ट में इसको कांस्टेंट रखे। क्या ये बात समझ में आई? तो अब देखिए क्या मैं डेल टी बाय डेल वी कर दूं, कांस्टेंट क्या रखूंगा, एंट्रोपी, इज इक्वल्स टू, अब मैं डेल पी बाय डेल एस कर दूं, कांस्टेंट क्या रखूंगा, टेम्परेचर। साइन यहां पर ध्यान रखिएगा माइनस का है तो यहां पर माइनस आएगा। पहला मैक्सवेल रिलेशन आपके सामने आया बहुत ही आसानी से, इसमें कोई भी ज्यादा कोई परेशानी कोई सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका लग रहा है वो वाला, क्या पढ़ा था हमने, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम से आप आराम से निकाल सकते हैं, मतलब आप इसको चाहे कैलकुलेट कर करवाऊं, कैलकुलेट आओ जरा कैलकुलेट कर। आपने यहाँ पे क्या करा है, डेल टी बाय डेल वी निकाला है एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो आप जैसे ही एंट्रोपी को कांस्टेंट मानेंगे, आप क्या मानेंगे, एंट्रोपी को कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म जीरो। अच्छा ये यहाँ से नहीं आता, दूसरे से आता, तो डिराइव मतलब आगे बताता हूँ मैं कैसे होगा, आगे जब हम चलेंगे वहां पे थोड़ा सा इसको डिराइव कर लेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड रखिए, मतलब थोड़ा सा बस आगे इसी रिलेशन में मैं बता दूंगा। तो ये आपका पहला रिलेशन आ गया, तो ये इसको मैं फर्स्ट लिख दूं। अब किसका निकालें, अब इसका एंथैल्पी उठा लीजिए। तो डीएच किसके इक्वल है, टीडीएस प्लस वीडीपी के है या नहीं, हाँ सर। यहां से क्या करूंगा मैं, डेल टी बाय डेल पी लिख दूं और कांस्टेंट क्या रखूं, एंट्रोपी, किसके इक्वल, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ आया? बोलिए ये सुन लो, क्या यहाँ पे आप बाकी के दो रिलेशन भी ऐसे ही निकाल सकते हैं या नहीं, बताइए मुझे यस। तो बाकी के दो रिलेशन जो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डेल एस बाय डेल वी आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्वल होगा डेल पी बाय डेल टी के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये कहाँ से आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका आया है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के फॉर्मूला से। देन फाइनली जो आप गिब्स फ्री एनर्जी वाले से निकालेंगे, दैट इज डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपकी कॉपी होगी ना, आप पलट के देख लीजिए, आप देख देख के कर लेंगे, मतलब उसको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इज इक्वल्स टू आपका आएगा यहाँ पर दूसरा वाला, क्या है, डेल वी, किसके रिस्पेक्ट में, डेल टी के, कांस्टेंट क्या रखनी है, प्रेशर, और माइनस का साइन यहाँ। क्या ये आपको सारे रिलेशन चारों के चारों बहुत आसानी से समझ में आए या नहीं, मुझे बस इतना बता। यस सर, बहुत ही ज्यादा इजीली ये सारे के सारे रिलेशन समझ में आ गए। यही चार हमारे मेन मैक्सवेल के रिलेशंस माने जाते हैं। ठीक है, इतना एकदम क्लियर होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सर, इतना हमें एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है। ओके, अब क्या बात करें, तो अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, जो रेसिप्रोकल रूल होता है, रेसिप्रोकल रूल भी यहाँ पे लगाते हैं। ये सारे मैक्सवेल रिलेशंस हो गए चारों, बट यहाँ पे क्या होता है, इनका जो रेसिप्रोकल है, जैसे मैं किसी का भी एक का रेसिप्रोकल कर दूं ना, वो भी हमारे पास इक्वल आता है, डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे वो इक्वल आएगा आपका माइनस ऑफ डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या ये मैक्सवेल रिलेशन होगा, ध्यान से लीजिए, इसको हम सिंपल बस बोलेंगे ये थर्मोडायनामिक रिलेशन है, ये बोलेंगे इसको। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, किस तरीके से, अगर हमने सिर्फ यूलर्स रूल लगाया बस, आराम से आपको ये याद हो जाएगा किस तरीके से। आपको जब भी आप बेसिकली याद रखने का क्या इंपॉर्टेंस है, आप जब डेरिवेशन वगैरह कर रहे होंगे ना, कहीं कहीं पर कुछ कुछ प्रूफ करने के लिए आएगा, उस प्रूफ में आपको इन चीजों की मदद मिलेगी। तो ये आपको जो है इक्वेशंस, अगर आपको क्या याद है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें एच इज इक्वल टू यू प्लस पी, ये चार इक्वेशंस अगर याद है, ये तीसरी और चौथी एच एक और का वर्क वाली है ना, हाँ ये आपको अगर याद है तो आप बहुत आराम से काम बना सकते हैं। फिर आपने क्या करा, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को यहां से निकाल लिया, फिर इंटरनल एनर्जी से एंथैल्पी, एंथैल्पी से गिब्स एनर्जी, फिर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो अगर ये आपने निकाल लिया तो बहुत सारा काम आसान हो गया। सभी में आपका यूलर्स थ्योरम लग रही है, सभी में आपकी यूलर्स थ्योरम लग रही है, और कहीं ना कहीं लगेगी भी, बिकॉज सब क्या है, कौन से फंक्शन, स्टेट या पाथ, स्टेट फंक्शन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हर जगह आपको यूलर्स थ्योरम लगती हुई नजर आएगी, सारे के सारे आपके स्टेट फंक्शन ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब अगर हम बात करें तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल्स एंड वेरिएबल्स, तो आपकी कुछ नहीं है, सिंपल चार फंडामेंटल थर्मोडायनामिक की इक्वेशन है, वही होती है। तो आप लिखिए सबसे पहले यू एच ए जी, ये याद रखिएगा, यू एच ए जी, याद करने का बता रहा हूँ, अगर याद रखना है तो यू एच ए जी। सबसे पहले आप फर्स्ट के दो में लिख दिए टीडीएस, टीडीएस, सिंपल सा। उसके बाद लिख दीजिए नेगेटिव के साथ एस डी टी, एस डी टी। फिर अल्टरनेट चलिए माइनस पीडीवी, यहाँ पे माइनस पीडीवी, और साइन चेंज करके वीडी प्लस वीडीवी। ये आपके रिलेशन हो गए। अगर आपको याद रखने हैं, क्या करा सबसे पहले, यू एच ए जी, इसको न्यूमोनिक बना दिया, यू एच ए जी, यू एच ए जी, यू एच ए जी, इससे याद रखिए। क्या करा फिर आपने, पहले ऊपर दो में टीडीएस, टीडीएस लिख दिया, फिर उसके बाद एस डी टी कर दिया, साइन नेगेटिव कर दिया। फिर क्या करेंगे, ऊपर पीडीवी, एक छोड़ के पीडीवी नेगेटिव के साथ, फिर साइन चेंज करके वीडीपी, वीडीपी। इस तरीके से अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। यही हमारे रिलेशन भी है बिटवीन पोटेंशियल्स एंड वेरिएबल्स वाले। ठीक है, सो आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैक्सवेल रिलेशंस वगैरह ये सारी चीजें अब आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं।
सो नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीजों की तरफ। पहले तो मैं उसकी डेरिवेशन बता दूंगा, वो जो बता रहा था ना कहाँ से आई यूलर्स थ्योरम की। तो आप कुछ नहीं करिए भाई, एक बार निकालिए डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट, क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे ऑब्वियसली। तो आपको पता है ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, मिल जाएगा। दूसरी बार क्या करेंगे आप, इसको कांस्टेंट रख के मारिए, तो डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट, एंट्रोपी आपको इसके इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। अब नाउ यू व्हाट यू विल डू इज, आप अगेन डिफरेंशिएट मारेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, कीपिंग एस कांस्टेंट, एंड दूसरे वाले में क्या करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में मारेंगे बाय कीपिंग वी कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वी डेल एस, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वी डेल एस। सॉरी, यहाँ पे डेल एस डेल वी हो गया, डेल वी डेल एस, कुछ भी लिखना है वो आगे पीछे दोनों लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्योंकि हमें पता है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो यूलर्स थ्योरम को फॉलो करेगी। फ्रॉम वन एंड टू हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, जो अगर आपको लंबा डेरिवेशन करना है। वरना मैंने बता दिया डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम से कैसे लिखेंगे, इसको इसके रिस्पेक्ट में मारा, इसको कांस्टेंट रखा, फिर क्या करा, इसको इसके रिस्पेक्ट में मारा, इसको कांस्टेंट रखा। तो आप समझ रहे होंगे इसको, इसका जो मैं कर रहा हूँ वो किसके बारे में कर रहा हूँ, ज्यादा ही का हो गया। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक बात नहीं है। जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट यूनिट से देखा होगा, वो आराम से समझ पा रहा होगा। जिसने नहीं देखा होगा तो मतलब यहाँ आप क्या कर रहे हो, आपको आना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आप फर्स्ट सेकंड यूनिट छोड़े बिना थर्मोडायनेमिक्स का आपको ये सब समझ में आ जाएगा, मतलब मजाक थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स है भाई। पहले बता दिया कि पास होने की एक्सपेक्टेशन रखनी है, कोई ज्यादा टॉप मारने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो समझ लीजिए आपने कोई पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, तभी आपको ऐसे नंबर मिल सकते हैं। वरना भाई मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे नंबर मैं तो नहीं सोच सकता किसी के भी आप आते होंगे, मतलब मुश्किल है ना, क्योंकि वैसा भाषा वैसे आते होंगे ऐसी बात नहीं है, बट रेयरली आते होंगे, ये मैं पक्का से कह सकता हूँ। हर इंसान को डर लगता है इससे। तो ये बता दिया मैंने, अब क्या बताना था, तो कहाँ तक पहुंच गए हम। तो हमने क्या की बात करी, जल्दी से देखो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल्स एंड वेरिएबल, यही हमारे पास होते हैं, ये मैंने बता दिया पहले। टीडीएस टीडीएस माइनस एसडीटी माइनस एसडीटी माइनस बीडी माइनस पीडीवी माइनस पीडीवी प्लस बीडीपी प्लस बीडीवी। इस तरीके से आपको अपनी आंखों के सामने इनको बसा लेना है, थोड़ा सा याद करने की इसको कोशिश करिए, बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है पीछे वाले मैक्सवेल रूल सारे आप कर सकते हैं। डिराइव पूछ ले तो अब आप बता देंगे किस तरीके से डेरिवेशन करनी है, ये सब आप कर सकते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड पोटेंशियल, बेसिकली रिलेशन ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल आएगा यहाँ पर। पीछे जो हमारे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल है ना, तो इसको अगर मैं प्रिसाइसली बताऊं तो ये रिलेशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और ये आपका रिलेशन ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। तो ये थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइसली है। तो आइए जरा देखें, ये सभी को पता है, ये सर पता ही है, इसमें कौन सी नहीं बात है। ये सभी को पता है, हाँ सर ये पता है, माइनस ये क्या आएगा बताओ जल्दी से, तो पता है तो एस डी टी माइनस पी डी। यस ठीक है। आइए अब थोड़ा सा इसको समझ, जरा मुझे बताइए डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी किसके इक्वल है। सर अगर आपने एंट्रोपी कांस्टेंट रख दी तो वो माइनस पी के इक्वल है। ध्यान से मुझे बताइए डेल ए बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल है। सर अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर रख दिया, ये वाली टर्म जीरो और ये माइनस पी के इक्वल होगा। क्या ये दोनों इक्वेशंस बराबर सेम चीज है नहीं, तो फ्रॉम वन एंड टू मैं बोल सकता हूँ डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल आ गई डेल ए बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की, बस यही है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने डेल ई, आप एक काम करिए डेल यू बाय डेल एस निकाल दीजिए, किसी ना किसी के इक्वल आपको मिल जाएगा वो। आप जो है बाकी के रिलेशन लिख लीजिए, तो आप लिखिए अब बाकी के दो रिलेशन, जैसे कि डी एच इज इक्वल, यहीं से मैं आपको देखिए डायरेक्टली बताता हूँ कौन किसके इक्वल हो सकता है। ये आ गया डी जी बराबर माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, यही है ना। हाँ सर। अब बताइए क्या बोल रहा था मैं, डेल यू बाय डेल एस निकाला आपने, किसके कांस्टेंट रखा वी को, तो वो टी के इक्वल होगा। तो अब आप देखिए टी के इक्वल क्या आ सकता है, खाली टी, माइनस टी के नहीं, टी के इक्वल क्या आ सकता है। तो आप देखेंगे सर टी जो है ना खाली यही है, तो इसका मतलब डेल यू बाय डेल क्या बोला था मैंने, डेल डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसके इक्वल है टी के। जरा देखिएगा यहाँ पर टी दिख रहा है, हाँ सर। अब जरा मुझे बताइए डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या टी के इक्वल होगा या नहीं, बोलिए इसमें। यस सर आराम से इक्वल होगा, जहां हमने कांस्टेंट प्रेशर लगा दिया वहां पर ये चीज डीपी वाली चीज जीरो हो गई, और फिर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको उधर ले जाएंगे और ये टी के इक्वल आएगा। बहुत आराम से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा समझ, और ये आपका एक और रिलेशन आपका मिल गया। तो यहीं पर ऐसे आपके आई थिंक तीन चार रिलेशन आपके सामने हैं, ये आप चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे आपके तीन चार ये आपके रिलेशन है, दिस इज आवर रिलेशन, एक देन ये आपका रिलेशन है। तो आप सिंपल जो है वो चारों इक्वेशन लिखिए, आप देखिए किसको आप किसके इक्वल कर सकते हैं। ये जो अकेले वाली टर्म है ना, जैसे टी है खाली, आप देखिए टी कहाँ पर आ रहा है, खाली टी साइन के साथ आप देखेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे माइनस पी कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस एस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
और क्या बचा, माइनस एस हो गया, माइनस टी हो गया, माइनस टी हो गया, टी देख लिया, माइनस एस। अब देखेंगे आप वी कहाँ है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा रिलेशन एच और जी के बीच में। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे पास आ रहा है कि जब हम अलग अलग चीजों को कांस्टेंट रख के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है। तो आई होप ये भी आपको आराम से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक हमारी कहानी थी सारी रिलेशन की। अब यहीं से जो है आगे हम बढ़ते हैं आगे थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स की तरफ। कुछ हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इतना यूज पता नहीं उनका कोई खास क्यों दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अल्फा जो है वो इक्वल होता है 1/वॉल्यूम डेल वी बाय डेल टी। क्योंकि क्या है, कौन सी कंडीशन, आइसोबैरिक। तो यहाँ पर ये आ गया एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं बस, अल्फा बराबर 1/वी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये आ गया। अब हमारे पास ये एक इंटेंसिव क्वांटिटी होती है। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो उसको कैलकुलेट भी करवा सकते हैं। फॉर आइडियल गैस आप लिखेंगे अल्फा बराबर 1/वी डेल वी बाय डेल टी की वैल्यू आप जैसे ही निकालेंगे वो आ जाएगी आपकी आर अपॉन पी। और पी भी किसके इक्वल होता है, आर टी के। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 तो आप देखेंगे यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, सिंपल सा 1/टी लिख देंगे अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू में। ठीक है, ये बहुत आसान सा है, कोई ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली बताता है हमें कहीं ना कहीं चार्ल्स लॉ के बारे में। किसके बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में। ये हमारा बताता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये बताता है, वैसे इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो लिख देता हूँ चलिए चार्ल्स लॉ। जहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट आ गया वो तो आपको खैर पता ही लग रहा होगा, मतलब इसमें मैं क्या बताऊँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फिजिक्स में मुझे मतलब याद आ रहा था कि ऐसी कोई चीज हमने फिजिक्स में पढ़ी है। उसमें फ्लूइड वाला था चैप्टर, फ्लूइड या पता नहीं उसके आगे वाले चैप्टर में, वहां पे हमें ये चीज पढ़ाई जाती है जितना मुझे याद आता है। यहाँ पे क्या रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा तो ऑब्वियसली प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तभी तो। थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस बात से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। वैसे इतना ज्यादा वो नहीं है क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है ना। वैसे कोई नहीं, मतलब आप लोग याद रखेंगे, मैं समझ सकता हूँ। माइनस क्योंकि मैंने भी रखा था तो आप भी रख लीजिए, वैसे थोड़ा सा याद तो करना ही होगा। अब यहाँ पे 1/v कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आगे क्या है बेसिकली, ये होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू बेसिकली रिलेटिव चेंज इन प्रेशर। वैसे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखिए माइनस, अगर मैं इसका बताऊँ ना, माइनस डीवी बाई डी अपॉन डीपी, ये इसकी कुछ ऐसी वैल्यू आती थी जितना मुझे याद है एग्जैक्टली, अगर मैं मोर प्रिसाइसली बात करूँ। बट ठीक है, लेट इट भी, अभी आगे चलते हैं। ये हो गया। क्या बात कर रहा था, हाँ रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। तो अब आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए निकालिएगा जरा। आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, डेल वी बाई डेल पी की। तो माइनस 1/v को एज इट इज वो आपके इक्वल आएगी माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर के। निकाल लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आपको आता है इतना, मतलब इतना सारा आप नहीं बताएंगे। फर्स्ट यूनिट में सारी बातचीत हो गई इन सब की, तो वहां पर आप जाके देखिए, वही वीडियो देखिए, मतलब बाकी बच्चों को भी टाइम रिस्पेक्ट करिए। कि हर अगर आप अभी आए हैं तो बाकी लोग जो है फर्स्ट यूनिट से देख रहे हैं, तो आप जाके उनकी रिस्पेक्ट करिए, जाके देखिए, अपना भी फायदा करिए, उनका भी फायदा होगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि सेल्फिश रहना है भाई, आपका नुकसान थोड़ी है वीडियो देखने में। बात करें गामा की, तो डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी 1/p आ जाएगा यहाँ पर। आइडियल गैस के बारे में बात करूं तो आपको गामा डायरेक्टली इक्वल मिलेगा इसके, और ये इक्वल आ जाता है अल्फा के इन दिस केस। सिंपल सा ये रिलेशन थे हमारे पास थर्मोडायनेमिक ऑप्शन, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा जितनी जाने की जरूरत नहीं। सेकंड वाला जो है हमें आइसोथर्मल है तो चार्ल्स लॉ नहीं बॉयल्स लॉ बताता है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो गेल-लुसाक लॉ बताता है। ये हमारे पास आ गए। अब रिलेशन बिटवीन अगर कोफिशिएंट देखें फॉर आइडियल गैस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा समझ सकते हैं हम, हो जाता है। तो आइए जरा देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, अल्फा पे आऊंगा, अल्फा इंटू वी बताइएगा मुझे क्या आ रहा है सर, अल्फा इंटू वी आ रहा है डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट। मानते हैं सब इस बात को, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अब बताइए मुझे, बीटा इंटू वी लिखूं या माइनस, तो माइनस लगा देता हूँ। माइनस बीटा इंटू वी किसके इक्वल आ रहा है, डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट। ठीक है, मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानते हैं। अब यहाँ पे क्या करिए, गामा टाइम्स पी मुझे बताइए किसके इक्वल आ रहा है, डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट। क्या ये बात सभी लोग समझते हैं, मानते हैं, बिल्कुल सर। अब जैसे हम साइक्लिक रूल लगाते हैं पीवीटी में, जैसे हम साइक्लिक रूल लगाते हैं पीवीटी में, वैसे ही हम बीपीटी में भी लगा सकते हैं। मतलब वीपीटी में लगाओ, टीवीपी में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, लग जाता है साइक्लिक रूल। तो यहाँ से क्या आएगा, डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डेल टी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट क्या आएगा बताओ, पी आएगा, इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल पी की वैल्यू है, होनी तो चाहिए, ये रही देखो माइनस बीटा वी, ये है माइनस बीटा वी इनटू, आप देखेंगे इसके बाद ये आएगा आपका गामा पी के, और ये इक्वल है आपका 1/अल्फा वी के। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि हमारे पास डेल वी बाय डेल टी है ना, डेल वी बाय, हाँ डेल वी बाय डेल टी है, तो यहाँ पे हमें उल्टा चाहिए। तो ये आपका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू माइनस, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, वी से वी उड़ जाएगी, क्या बचा आपके पास
बताओ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गामा पी बराबर, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गलती हुई है। अच्छा, अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा बाय बीटा, ये आपका रिलेशन आ गया फॉर आइडियल गैस। गामा टाइम्स पी किसके इक्वल है, अल्फा बटे बीटा के। अगर बाई चांस पूछ लें तो निकाल सकते हैं, नहीं पूछेंगे तो मतलब नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, नहीं निकालना, जब नहीं पूछेंगे तो नहीं निकालेंगे। तो ये आपका रिलेशन आ गया बिटवीन कोफिशिएंट्स फॉर आइडियल गैस। तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ तक हमने लिख लिया। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर फाइनल टॉपिक, ऑलमोस्ट आई थिंक फाइनल ही होगा, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। एक एंथैल्पी के ऊपर है, एक इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो अगर इंटरनल एनर्जी के ऊपर है तो सर सबसे पहले हमें जो है वो टीडीएस माइनस ये तो करना ही होगा। हाँ, फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिएगा, इसको डिराइव करने के लिए आप डिवाइड करिए, डिवाइड बाय डीवी से। ठीक है सर, आप बोलने तो कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा डी यू बाई डी वी। तो बस कहीं ना कहीं आपका बस समझ लीजिए आपका काम हो गया, डी यू बाई डी वी इज इक्वल्स टू टी डी एस बाई डी वी माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए किसको कांस्टेंट करूं। सर ये तो आप बताएंगे ना किसको कांस्टेंट करूं। तो यहाँ पर जो है हम कंडीशन लगाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बन जाएगा डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इंटू डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस पी। अब यहीं पर जो जरूरत पड़ती है वो हमें पड़ती है किसकी, मैक्सवेल रिलेशन की। क्या कहता है मैक्सवेल रिलेशन, आइए जरा देखते हैं। हमें चाहिए एस और वी में, अगर आपने चारों इक्वेशन कहीं लिख रखी होंगी साइड वाइड में, तो मैं आऊं एस और वी, एस और वी कहां पर है, कहीं लिख रखी है मैंने। हाँ, एस और वी में हमें चाहिए क्या रिलेशन, एस और वी में हमें रिलेशन चाहिए। तो मतलब हमारे पास एस को वी के रिस्पेक्ट में करा, ठीक है, और क्या रखा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखा है टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में करूँ तो यहीं से मुझे इक्वेशन मिल रही है, क्या मिल रही है, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी किसके इक्वल है, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। तो यही हमें चाहिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत इजीली किस तरीके से मैंने डायरेक्टली ये डिराइव कर लिया कि ये इक्वल है डेल एस बाय डेल वी जो है हमारा इक्वल है डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे मैं ये कहूंगा ये वाली तो चीज आप याद रखिएगा, कहां से आई है, हमारे पास जो आई है ये चीज आई है उससे, दैट इज क्या बोलते हैं उसको बताओ, मैक्सवेल रिलेशन से। तो यही हमारी जो है दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब यहीं पर ये जो क्वांटिटी बनी है, इस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी सर, डेल यू बाय डेल वी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज सिंपली नोन एज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर। अगर कोई मुझसे पूछे इसको प्रेशर मैंने कैसे बोला, तो मैं उसको याद दिलाऊंगा। आप याद करिए अपने बचपन की बात, जब आप थे क्लास 11th में और वहां पर आप पढ़ते थे यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या मुझे बताइए, यहाँ पर जो ये प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा सर, प्रेशर मतलब प्रेशर ये डायमेंशन। और यहाँ पर अगर मैं किसी चीज को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहा हूँ किसी चीज का, तो उसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, और इक्वल टू में है वो भी सेम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी वैल्यू है, दिस इज आवर इंटरनल प्रेशर। तो सर ये इंटरनल प्रेशर क्या होता है, तो अगर इसको थोड़ा और समझना है, अच्छा इसको भी हम डोनेट करते हैं फिर फाइव टी से। आई थिंक पता नहीं मैंने इसको निकाला है या नहीं, बट ये हमारा जो आ जाएगा ये आता है हमारा फाइव टी के इक्वल, और ये आ जाएगा आपका डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। ठीक है, तो अगर हमने थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट भी पढ़ लिए हैं तो एक चीज और यहाँ से भी देख सकते हैं सर, क्या कि डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी किसके इक्वल है सर, गामा पी है या नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। और गामा पी किसके इक्वल है सर, गामा पी हमारे पास इक्वल है अल्फा बाय बीटा के। तो यहाँ हम दो तीन चीजें भी लिख सकते हैं कि फाइव टी हमारे पास इक्वल है टेम्परेचर टाइम्स गामा पी माइनस इसके, यही होता है ना गामा पी, हाँ, या फिर टेम्परेचर टाइम अल्फा बटे बीटा माइनस, ये आई थिंक ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इंटरनल प्रेशर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है काफी ज्यादा इंटरनल प्रेशर के। आइए जरा मुझे बताइए आइडियल गैस के केस में इंटरनल प्रेशर क्या है, फिर आपको शायद थोड़ी क्लैरिटी मिले। तो यहीं से निकालेंगे, दैट इज इस वाली इक्वेशन से। तो पाई टी आप लिखिए, टेम्परेचर डेल पी बाय डेल टी मुझे बता दिए क्या होगा सर, आइडियल गैस के लिए अगर आप देखेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लगा के फिर आप डेल पी बाय डेल टी निकालेंगे, तो वो आई थिंक आएगा आर अपॉन वी, है ना। तो यहाँ पर आपका आ रहा है आर अपॉन वी के इक्वल माइनस वी। और आर टी को क्या लिख सकते हैं आप, पीवी, तो पीवी बाय पी मतलब पीवी बाय वी, सॉरी माइनस दिस, ये आ गया जीरो। इंटरनल प्रेशर इसका मतलब आइडियल गैस के केस में क्या हो गया, जीरो। क्या ये बात समझ में आई।
अब आइए थोड़ा सा वंडरवॉल गैस के केस में भी निकाल लीजिए, रियल गैस के केस में, तो शायद आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। तो अगर आप होंगे साथ तो आई थिंक याद होगा आपको, नहीं याद तो मतलब आप थोड़ा सा डिराइव कर लीजिए प्लीज, कि ये जो है डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट रियल गैस के लिए आता है इसके इक्वल। पता नहीं, मुझे फीलिंग से आ रही है कुछ ऐसा करवाया है, बट नहीं करवाया तो कोई बात नहीं। फिर ये आपका कैसे आर टी किसके इक्वल होता है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी, सॉरी यहाँ बी आएगा, पी लिखते हैं हम, और डिवाइड आ रहा है वी माइनस बी माइनस बी के। शायद ये मैंने कहीं ना कहीं तो करा है, आप देख लीजिएगा, मतलब याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें पढ़ाते रहते हैं तो इसलिए याद नहीं आ रही। माइनस बी, इससे ये गया। आपका इंटरनल प्रेशर आ रहा है ए अपॉन वी स्क्वायर। मुझे बताइए, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर पता है आपको? हाँ सर। तो पी क्या होता है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ए अपॉन वी स्क्वायर क्या होता है सर, कहीं ना कहीं जो हमें एडिशनल प्रेशर ऐड करते हैं, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो इसका मतलब इंटरनल प्रेशर कब आएगा, जब कहीं ना कहीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी तभी आएगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? तो दैट्स वाई ये जो है सिर्फ और सिर्फ रियल गैस के केस में आ रहा है। आइडियल गैस के केस में क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। दैट इज ऑल। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? यस। अब थोड़ा सा अगर मैं इंटरनल प्रेशर की और बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं इंटरनल प्रेशर को और समझाने की आपको कोशिश करूं, फिजिकल इसका फील देने की कोशिश करूं, तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक बीकर है, इस पे क्या है, पिस्टन लगा देते हैं। ऊपर नीचे करना होगा ना हमें, जो है वो उसको पिस्टन पे प्रेशर का भी अप्लाई करना होगा। तो अब जरा देखिए, क्या देखें, मैं जो है अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, तो मैंने अप्लाई करा एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया किसके इक्वल होगा, जितने एरिया पे करा सर, पी एक्सटर्नल के। ठीक है, मैंने कुछ जो है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा सर, अब कुछ नहीं होगा, ये आएगा आपका जो है पिस्टन नीचे हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। हो गया। हम्म। अब यहाँ पर क्या होगा सर, अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो मॉलिक्यूल्स दब गए हो। ध्यान से मुझे सोच के बताइए, क्या यहाँ पर जो है इंटरनल फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स वो बड़ा होगा या घटा होगा? सर ऑब्वियसली बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे जो है कुछ इंटरनल प्रेशर क्रिएट हुआ होगा या नहीं, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल प्रेशर? यस सर, बिल्कुल हुआ होगा। अब दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे बताइए भाई, ये जो है ना आइडियल गैस ले लिया, क्या ले ली मैंने, आइडियल गैस। क्या कोई इंटरनल प्रेशर होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में या नहीं, बस इतना बता दीजिए। सर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनल प्रेशर जो है वो 0 होगा, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, आइडियल गैस की। बिल्कुल सही, आपने ये सही पकड़ा कि आइडियल गैस के केस में भाई कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती ही नहीं, तो इंटरेक्शन की वजह से कोई इंटरनल प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। दैट्स वाई आपका पाई टी जो है, जिसको हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं, वो आता है 0, अगर गैस कौन सी है, आइडियल। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं कि अगर मैंने कंप्रेस करा या एक्सपेंड करा, आफ्टर एक्सपेंशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन कर रहा हूं या फिर एक्सपेंशन कर रहा हूं, उसके बाद जो भी चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, जो भी चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वॉल्यूम, वो कहलाता है पाई टी। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो दिस इज अवर इंटरनल प्रेशर की डेफिनेशन। आई होप समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा इसको अगेन नहीं रखना है, मैथमेटिकल पार्ट पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है, तो रियल गैस के लिए कैलकुलेशन आ सकती है। अब चलते हैं अपनी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग वो हमारा थर्ड यूनिट का पार्ट होगा, हाँ थर्ड का होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना सर, ज्यादा कुछ तो कहीं करना ही नहीं पड़ रहा, हर बार ये बोलते हैं, कोई बात नहीं यार, इस बार भी सुन लो फिर। डी एच बाई टी डी एस प्लस वी डी पी, क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप डिवाइड करिए बाय, पहले आप मुझे बताइए हीट चेंज रेट क्या होती है सर, हीट चेंज रेट कांस्टेंट प्रेशर होती है, तो डीपी से डिवाइड कर दिया। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट चेंज एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दैट्स व्हाई आपने किससे डिवाइड करा था सर, आपने हमें डिवाइड करवाया था डीवी से, तो बस यहीं पे आपको एनालॉजी याद रहेगी। अब क्या करना है सर, आप कुछ नहीं करना, डेल वी बाय डेल एस। अब यहाँ पे क्या करिए, पहले आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर दीजिए, जैसे कि आपने पहले भी करा था। तो डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टेम्परेचर टाइम्स डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस वी आ जाएगा। और डेल एस बाय डेल वी, सॉरी डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपका इक्वल होता है माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल टी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ टेम्परेचर डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वी के, ये आपकी आ गई सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहीं पर आप अगर अगेन आइडियल गैस के लिए जाएंगे निकाल लें, तो ये भी आपको मिलेगा 0। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वैसे इसको हम डिनोट तो करते हैं एक चीज से, पता नहीं मैंने जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट में बताया था नहीं,
दैट इज 5JT। आपको याद होगा ना, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है, हमने फर्स्ट में पढ़ा था ना। हाँ, तो वहीं पर हमारा इसका यूज होता है डेल एच बाय डेल पी का, शायद इसके रेसिप्रोकल का होता है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा। तो ये हमने पढ़ रखा है बेसिकली 5JT हम लिखते हैं, वैसे इसका कोई एज सच कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट यहाँ थोड़ा सा जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट के एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, म्यू जेटी में यूज होता है, तभी इसको 5JT भी इसी वैसे कहीं ना कहीं वहीं से नाम आया इसका। तो 5JT इसको बस लिखते हैं। क्या हो गया, इसका फॉर्मूला निकाल लिया। और क्या बोल सकते हैं हम, अच्छा और चाहें तो डेल वी बाय डेल टी जो है ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस, तो एज इट इज लिखता हूँ, अल्फा टाइम्स वी के। तो ये भी एक और यहाँ से इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर हम इनको थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप रियल गैस के केस में निकालने जाएंगे तो 5JT जो है वो हमारा इक्वल आता है B माइनस 2A बाय RT। काफी इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन होती है, डेरिवेशन होती है, एज सच कोई इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो ये हमने सेकंड लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट देख ली। मेन इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशन किस तरीके से हमने डिराइव करा। और यहाँ पे आपको फिर दो रिलेशन याद रख लीजिएगा, एक ये कि डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है, डेल बी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के। कैसे करा, जैसे हमने फर्स्ट वाले में करा था, यहाँ पर इसको रखा था, इक्वेट करा था, वैसे ही हम सेम अपने रिलेशंस को देखेंगे, उन इक्वेशंस को, और देखेंगे कहाँ से हम किसको इक्वेट कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें आराम से समझ में आ रही होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक ये तो मैक्सवेल से ही तो करा ना, हाँ तो मैक्सवेल का ही हमने करा था, तो मैक्सवेल रिलेशन ही आपका यहाँ पर यूज हो रहा है इन डिराइविंग आवर, क्या होती है, क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट भी हो चुकी। सो द लास्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले हमें डेल्टा जी का ये रिलेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हम इसमें याद हैं पूरे प्रोसेस में प्रेशर को रखते हैं कांस्टेंट, और हमें पता है, आप ये चाहें तो कहानी एक बार रीड करके लिख सकते हैं, जीवन क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर T1 या टी, स्मॉल चेंज की बात करेंगे dt, तो DG1 ऐसे लिखूंगा मैं, DG2 ऐसे लिखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा DG2 माइनस का DG1 बराबर माइनस S2 dt, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा S1 dt। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है DG2 माइनस G1 लिखूं, दोनों बातें सेम है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो वही होगा ना, इसको इससे डिफरेंशिएट फिर उससे डिफरेंशिएट, सेम जैसे आप करते हैं। एक्स प्लस वाई को आपको डिफरेंशिएट मारना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मारना है, तो आप पहले एक्स स्क्वायर को मारेंगे फिर एक्स को मारेंगे, सेम यहाँ पर है। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस S2 माइनस S1 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर वो ले लिया, और ये आ गया आपका क्या, डी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डी टाइम्स ऑफ डेल्टा जी किसके इक्वल है, आपका माइनस ऑफ डेल्टा एस डी टी के। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है प्रेशर कांस्टेंट है, तो डी डेल्टा जी की जगह आप इसको कर दीजिए डेल, क्योंकि एक वेरिएबल आपका क्या है, कांस्टेंट। एट कांस्टेंट दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एस। क्या आप सभी को पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। क्या यहाँ से आप डेल्टा एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस सर निकाल ली, ये रही, बिल्कुल बढ़िया। पुट कीजिए, यहाँ पर आप बहुत आगे पहुंच जाए, बहुत आगे मतलब इन द सेंस आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं आप डेल्टा जी, इसकी जगह ये वैल्यू डाली, अब क्या करना है, इधर उधर रीअरेंज कर दीजिए बस, और आपको डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये बात आप सभी को समझ आई या नहीं। सेम काम आप डेल्टा ए के लिए कर सकते हैं। आप जैसे आपने बताऊं मैं क्या करता, आप बोलिए DA1 इज इक्वल्स टू माइनस SDT। इस केस में आप ले लीजिएगा क्या, वॉल्यूम को कांस्टेंट, ये याद रखिएगा आप, जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम ले लीजिएगा, आपका आ जाएगा SDT1। सेम SDT2 के लिए करेंगे, और फिर आप जो डेल्टा इसकी वैल्यू है वो आप निकालेंगे, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस से। तो डेल्टा एस यहां से निकाल के पुट कर दीजिएगा, खुद कर लिएगा 2-4 स्टेप, मजा आ जाएगा, आसान सवाल, आसान चीज है, ठीक है। एक चीज हो गई, एक और चीज है यहाँ पे जो है डी, आपको जो है इसको एक बार मैं लिख लूं फिर आपको थोड़ा सा बता दूं, डेल्टा जी बटे ये आ रहा है आपका क्या, डेल्टा टी, हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये थी हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिसकी डेरिवेशन में भी एग्जाम में आ सकती है, पूछा जा सकता है किस चीज से रिलेटेड है। तो आई थिंक यही था हमारे पास लास्ट टॉपिक फॉर सेकंड लॉ। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, इतना ही था आज के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थर्मोडायनेमिक्स की या ऑर्गेनिक की, जो आप लोग बोलेंगे वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद एक आध दिन में निपटाते हैं वन शॉट का सिलसिला। और फिर आप सभी लोग यार ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई करिए, और फिर तैयार हो जाइएगा वन शॉट के लिए। मई से वन शॉट अपलोड करने शुरू कर देंगे, एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे उसका किस तरीके से करना है। आप लोग एग्जाम्स, मुझे पता चला है जून में, तो मई मई में ही ना निपटा देंगे सारे वन शॉट, मतलब जून तक बात ही नहीं आने देंगे। तो आप लोग पहले से ही अपनी तैयारी कर लीजिए, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी कुछ लोग होंगे जो मुंह उठा के एक दिन पहले आएंगे, वो तो आएंगे भी बिल्कुल, तो वो लोग तब देख लेंगे। बाकी मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आई थिंक प्रैक्टिकल वगैरह आपके शुरू हो जाएंगे शायद, और आई थिंक
शायद हमारे जब एग्जाम्स वगैरह होंगे तो आपका ऑफ होना चाहिए कॉलेज। बाकी पता नहीं मुझे आप लोगों के कॉलेज का हिसाब कि मई में आपको ऑफ होगा नहीं। अगर आपको ऑफ मिल रहा है तो मैं कहूँगा भाई भरपूर फायदा उठाइए, पढ़ लीजिए, सारी तैयारी मई में ही करके रख लीजिए। जून में मजे करिएगा और मजे कर करके पेपर दिएगा आराम से रिवाइज करके। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।